एक ईमानदार राहगीर को मालूम होता है कि उसकी मंजिल कहाँ है और उसे किस मंजिल को प्राप्त करना होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हम। ये आज है मनोविज्ञान का लेवल फर्स्ट हो चाहे आपका सेकंड हो, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 6। इससे पहले 5 मॉडल पेपर मनोविज्ञान के करवा दिए गए, 1-2 हिंदी के करवा दिए, 4-5 इंग्लिश के करवा दिए, एक कंप्लीट मॉडल पेपर अपलोड कर दिया। मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर मॉडल पेपर है जो अभी उपलब्ध हम करवा रहे हैं। अपना टेलीग्राम चैनल भी है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं वहाँ पर भी डाल दी जाती है। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। टाइप करने का समय मिला नहीं, जैसे तैयार किए वैसे आपके सामने प्रस्तुत है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा डी। अगर आपको भी उत्तर आता हो तो कमेंट करके बताना। तो प्रगतिशील जो अपनी शिक्षा है, इसके अंदर बच्चों को सक्रिय रूप से जो अन्वेषक होते हैं उनके रूप में देखा जाता है। अगला सवाल, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या फिर परिपक्वता। बताइए क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, वृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है। तीसरा सवाल है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमानित होता है या विकास पूर्वानुमेय होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? विकास रेखीय होता है? विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? क्या उत्तर होगा? सही उत्तर इसका आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं है? खोखले मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचि में परिवर्तन, समूह को महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, खोखले मित्रता है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला सवाल, ब्रिजेज के अनुसार, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर किया करें और मित्रों को शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सके। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का होता है। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु होता है, गुस्सा करता है, यह है। किस प्रकार का जो 3 वर्ष का शिशु होता है वो गुस्सा करता है, ये क्या है? संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सामान्य या आक्रामक व्यवहार। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, संवेगात्मक व्यवहार। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का जो मुख्य नियम है वो थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो निम्न में से कौन सा है जो थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? बी, बहु अनुक्रिया का नियम। और ये किसके द्वारा किया गया, क्या है वो आप बताना। अगला अपना सवाल है, निम्न में से, 7वां सवाल, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व,
सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। उत्तर हो जाएगा बी, स्मरण करने की इच्छा। अगर आप कोई कुछ स्मरण करने की इच्छा करते हो तो ये विस्मृति का कारण थोड़ी हो सकता है, तो ये कारण नहीं है, बाकी सभी है। अगला रिक्त स्थान है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। अब देखिए, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। हमारा प्रयास रहता है साथियों कि 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट में आपका कंप्लीट मॉडल पेपर है जो आपको करवा दिया जाए, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी साथी पढ़ रहे हैं, तो उनको ज्ञान तो सबको है। और आप कई जगह ऐसा भी होता है कि बुराई नहीं करे, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मॉडल पेपर है 30 सवालों का और उसमें 1-1.5 घंटा लगे जा रहा है। बताओ बच्चों इसका, बताओ बच्चों इसका, बताओ। इससे कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पर जो भी वीडियोस देखते हैं, थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग किया करें, ताकि आपके समय की बचत हो सके। जितना ज़्यादा पुस्तकों से पढ़ेंगे अभी डिटेल से, वही फ़ायदेमंद रहेगा। और मॉडल पेपर देखें तो सीधा अपना उत्तर निकालने का, मूल्यांकन करने का प्रयास करें। आगे देखिए, इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, या फिर ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो कौन सी चीज़ है जो ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना डी, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। अगला सवाल देखें उससे पहले आप ये भी देख लीजिए, अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं रीट लेवल सेकंड के लिए, एसएसटी के लिए सब्जेक्ट्स हैं, तो ये अग्रवाल एग्ज़ाम क्रैक पब्लिकेशन की जो किताब है, 15 इसमें सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स हैं। बहुत ही अच्छे पेपर हैं इसके अंदर। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न का लिंक मिल जाएगा, आप अमेज़न से परचेज ये कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। सवाल है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो क्या आवश्यक है? ए, अभिप्रेरणा। आगे देखिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? आसान सवाल है, किससे संबंधित है बताइए? प्रोवेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर मैकडूगल। तो किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट अपने हो जाएगा डीवी महोदय। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। क्या चीज़ है जो वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? बी, धीमी या तेज गति से बोलना। ये वाणी दोष में नहीं आता है, किसी की अपनी अपनी शैली होती है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या फिर कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है अध्यापक को, वो मदद करता है अपने
शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में हेल्प करता है। 15वां सवाल है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी? डाल्टन प्लान, बेनेटिका प्लान, प्रोजेक्ट या फिर प्ले मेथड? उत्तर हो जाएगा ए, डाल्टन प्लान। अगला देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन करना, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में भिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु, तो वो है ए, पहला, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन कर उनको शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, या व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो कौन सा कथन है जो यहाँ पर असत्य है? जिन सवालों में विकल्प है जो बड़े बड़े हों, उस सवाल को इत्मीनान से पढ़ें और दूसरी बार पढ़ें ताकि सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के संदर्भ में हमने बात की कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर डी है जो असत्य होगा, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो ऐसा तो है नहीं, केवल बाहरी रूप पर तो सीमित होता नहीं, बाहरी और आंतरिक दोनों चीज़ें देखी जाती है। अगला देखिए, पहले के समय में बात और थी कि हाँ दिखने में कैसा है, हट्टा कट्टा, बढ़िया साफ, ये बढ़िया पर्सनैलिटी इसकी, वो बात नहीं है आजकल। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, केटल ने? तो आसान सवाल है सी, टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, टर्मन ने। अगला है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? ये भी आसान सवाल है। उत्तर हो जाएगा बी, संवेगात्मक बुद्धि से। साथियों देखिए, कठिन सवाल तो सभी के लिए कठिन रहेगा ही, या जिसने विशेष तौर से अच्छे से पढ़ रखा है तो उसके लिए वो सरल हो सकता है, लेकिन बाकी जो आसान सवाल है अगर वो भी आपको नहीं आते हैं, वो भी आप गलत करते हैं, तो यूँ समझिए आप बहुत पीछे हैं। आसान सवाल तो आपको फटाक से आने चाहिए, या एक बार पढ़ते ही आ जाने चाहिए। कठिन सवालों में सोच समझ कर जवाब दिया जा सकता है, कठिन सभी के लिए कठिन रहेंगे, और अगर आप आसान सवालों को नहीं कर पा रहे हैं तो मामला भी गड़बड़ है, थोड़ा और अच्छे से गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अगला सवाल है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है या पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? तो उत्तर हो जाएगा सही, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो संबंध है वो पाया जाता है धनात्मक। ठीक है। अगला सवाल, लाइक शेयर जरूर कर देना अभी तक भी अगर नहीं किया है तो, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय पर। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? अगर कोई किशोर अपराध कर देता है तो उसके उपचार के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? सुसभ्य संगी साथियों के साथ रखा जाए उसे, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी तरीके हैं जो सही हैं। ठीक है। अगला अपना सवाल है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना,
संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी काम है जो विद्यालय के होते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, या फिर प्रभावशाली भूमिका में। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, किस भूमिका के रूप में? तो उत्तर हो जाएगा सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। अगला देखिए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो क्या चुनौती होती है एक टीचर की सबसे महत्वपूर्ण? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रदान करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो सबसे जो चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वो होता है ब, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कि क्लास चले जिसमें बच्चों को बिल्कुल तल्लीन है, बच्चे पढ़ने में बिल्कुल आनंद आ रहा है उनको, जो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वो आनंद प्रदान करने वाली बनाना, ये उसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो वो अलग अलग पैंतरे अपनाता रहता है इसे। तो अगला सवाल है 25 नंबर, समावेशी शिक्षा क्या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है? क्या है समावेशी शिक्षा? उत्तर हो जाएगा ए, कक्षा में विविधता का उत्सव है जो मनाती है, कि जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाए और आनंद के साथ शिक्षण प्रक्रिया चलती रहे। सवाल है 26 नंबर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक, या फिर विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? डी, सही उत्तर डी। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन हो, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो कौन सा कथन है जो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित जो कथन है यहाँ पर वो हो जाएगा मामला अपने डी वाला, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के कंप्लीट प्रदर्शन का अंतिम है जो आकलन। अगला सवाल 28 नंबर, 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि या जड़? अब आप निकाल कर बताना इसका। तो नहीं आता हो तो आप जो यूनिट है ये बुद्धि वाली, किस तरीके से क्या निकालते हैं, m/c मल्टीप्लाई 100 करके जो भी सूत्र है, सूत्र से निकाल के बताना कि किस श्रेणी में आएगा वो, प्रतिभाशाली में आएगा, औसत में आएगा, मंदबुद्धि में आएगा, या फिर जड़ में आएगा। इस प्रकार का एक सवाल है जो निश्चित रूप से आएगा परीक्षा में। 29 नंबर सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसने कहा? शेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या फिर टेडेल? ये किसने कहा बताइए ये कथन? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? सी, ड्रेवर महोदय ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का क्या है? केंद्र बिंदु है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, स्वयं में या पार्टियों में? ये सवाल मैंने पिछले टेस्ट वीडियो में भी पूछा था आपको। तो अंतर्मुखी किस में रखते हैं? स्वयं के अंदर। तो ये थे आज के मॉडल पेपर में 30 सवाल
किस प्रकार के क्या लगे आप कमेंट करके बताना। कितने सवाल सही किए वो भी बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। आप सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें आप। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक कर माफ़ कीजिएगा, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।